अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज सबसे पहले बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो इस वक्त ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है, या आखिर किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है ऊँट। क्योंकि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स बाकी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी भुगतने पड़े हैं उसके ऊपर भी बात होगी। एक और जो अहम खबर है वो आज उम्मे रुबाब केस के सिलसिले में है। ये एक सिंध की बच्ची है जो कि अब तो तकरीबन 8 साल मुकदमात लड़ते लड़ते एक खातून बन चुकी है। लेकिन इसके साथ क्या जुल्म हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है, क्योंकि जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है यकीनन वो बहुत अहम है और यकीनन उसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कुछ मुनाफिकत जिस तरह से खुल के सामने आई है कुछ नाम नहाद सीनियर और तहकीकाती सहाफ़ियों की, उसने एक बड़ी दिलचस्प डिबेट को जन्म दिया हुआ है सोशल मीडिया पर। तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब हमारी डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी उनके जारी हैं। कल रात भी तेहरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले किए गए, जवाबी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए। अब तो इन्होंने कल जो ईरान के मुख्तलिफ एनर्जी सप्लायर्स हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले कारखाने और तनसीबात हैं, उनको भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से बार बार जो लाइट का इशू था वहाँ पर देखा गया। अगरचे वो लोग जल्दी उसको मैनेज भी कर लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेहरान का एक बड़ा हिस्सा जो था वो तारीकी में डूब गया, क्योंकि मुसलसल उनकी जानिब से जो तरसीलकारी है बिजली की उसको निशाना बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ही कहा था कि अब हम 10 दिन का वक्फा ले रहे हैं और हम बिजली की तनसीबात को या दीगर जो अहम जो इनके तेल के ज़खायर हैं या तनसीबात हैं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बरक्स वो रुके नहीं हैं एक दिन के लिए भी। अब ये बड़ी एक मुनाफिकत है कि जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं और अब तो हम किसी मुआहदे के करीब हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मिनट के लिए भी अपने जो हमले हैं वो नहीं रोकते, इसराइल को बमबारी से नहीं रोकते, और वो एक सूरत जारी है। जबकि ईरान तो ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाइयाँ करता है तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। ख़ास तौर पर जो अमरीकी बेस थी सऊदी अरब में 2 दिन पहले जहाँ पर हमला किया गया, वहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका को, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि बुरी तरह सटपटा गए वो, और उसके बाद उनकी जानिब से ये काफ़ी ज़ोरदार हमले किए गए हैं। अब ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएं, आप एनर्जी के जो कारखाने हैं उनको निशाना बनाएं, या आप तेल की तनसीबात को निशाना बनाएं, या आप हॉस्पिटल्स को निशाना बनाएं, या आप रिहायशी इमारतों को निशाना बनाएं। जंगों के भी उसूल हुआ करते हैं और इंटरनेशनली जो उसूल हैं उनमें ये चीज़ें ममनू हैं कि आप इन जगहों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका इस वक्त चूँकि बदमस्त हाथी की तरह है, तो वो जहाँ दिल कर रहा है कि निशाने लगा रहा है, और साथ ही साथ बड़े फ़ख्री अंदाज में कहता है कि जनाब हम तो ये जंग जीत चुके हैं। जबकि हालत ये है कि दूसरी तरफ पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया जाए। जो आज ईरान के स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी मुज़ाकराती अमल में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और अगरचे कल इसहाक डार साहब ने भी ये बात की कि पाकिस्तान बहुत पुरुम्मीद है कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद होस्ट कर रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों जो ममालिक हैं उनसे हम राब्ते भी कर रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक जो ईरान के स्टेटमेंट्स हैं उससे तो कम अज़ कम ये कोई ज़्यादा तासुर नहीं मिल रहा कि ईरान इस सारे दिलचस्पी रखता है मुज़ाकराती अमल में कोई। और उनकी तरफ से तो वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि हमारी जो तवज्जो है वो अपने दिफा की तरफ है, और फ़िलहाल हमारी मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो जो उन्होंने 3-4 बातें पहले से तय की हैं वो कहते हैं उसके ऊपर आप हमें कोई पेशरफ्त दिखा दें। अगर कोई पेशरफ्त है तो हम समझेंगे कि कोई सीरियस है तो फिर हम बैठ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ हमारा वक्त इतना फालतू नहीं है कि हम बैठ के वहाँ पे मुज़ाकरात में ज़ाया करें। तो ये उनका बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस है। बल्कि आपने मेरे ही चैनल के ऊपर जॉन हुसैन जो ईरान में मौजूद सहाफ़ी हैं उनका इंटरव्यू भी देखा, तो उन्होंने भी कल यही बात की मेरे साथ इंटरव्यू में कि ईरान बिल्कुल भी कोई मुज़ाकराती अमल में दिलचस्पी नहीं रखता। तावक्ते कि जो उसने चीज़ें शराइत सामने रखी हैं उनमें से कुछ पे तो अमल हो तो पता लगे कि आप कितने सीरियस हैं।
तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान जो है अगरचे अपनी सी कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए और अच्छी बात है अगर कर रहा है और उसको लोग प्रेज भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो हमें इम्कान नज़र आ रहा है, अभी फौरी तो इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कोई कामयाबी मिलेगी। हाँ, आगे चलकर हालात कैसे बदलते हैं तो अभी उसके लिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो तेल के जहाज़ गुजरने की जो इजाज़त की बात थी इसहाक डार साहब की, आपने देखा मैंने ये भी सवाल किया था, उसके ऊपर भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बात की हुई है और कहा है कि जी हमारे लिए तेल के जहाज़ आ रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि अगर ईरान ये तेल पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए गुजरने की इजाज़त दे रहा है तो वो आखिर अमेरिका किस तरह पहुंच रहा है, और अगर अमेरिका नहीं पहुंच रहा तो पाकिस्तान की तरफ से इसका डिनायल क्यों नहीं आता कि हमने किसी को ये जहाज़ आगे नहीं भेजे हैं। तो ये एक जो है बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ पाकिस्तान का नहीं आया। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे होते हैं लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई वाज़े जवाब नहीं आया। मेरा ख्याल है कि इसकी एक वजह ये भी है डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए कि जब आप सिफारतकारी कर रहे होते हैं तो आप फिर बहुत कैटेगोरिकली शायद बहुत सारी चीज़ों को कंडेम भी नहीं उस तरह करते, क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा होता है कि अगर एक भी फरीक आपसे दूर हो गया या नाराज़ हो गया तो शायद जो आप करना चाहते हैं एक मसालियाती किरदार वो शायद आप ना अदा कर पाएँ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसलिए भी इस वक्त ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा किसी की हक़ में या किसी की मुखालफत में, कोशिश ये कर रहा है कि मसालियत की तरफ जाए ना कि किसी एक को सही या गलत करार दे। तो ये एक इस वक्त स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की नज़र आ रही है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इस वक्त चल रही है और उसकी वजह ये है कि कुछ सहाफ़ी कल बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ रहा है और उसका किरदार बहुत सराहा जा रहा है और पाकिस्तान की अहमियत ख़ित्ते में बहुत बढ़ गई है और इससे पहले तारीख़ में कभी पाकिस्तान की अहमियत इस तरह नहीं रही है और इसका वो सेहरा जो है वो मौजूदा क़यादत जो है अस्करी और सियासी उसको देने की कोशिश भी करते रहे। और कल उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की बल्कि इसके साथ साथ बहुत से दीगर ऐसे लोग जो इसके ऊपर कोई सवाल उठाते हैं या कोई क्वेश्चन करने के बजाय कोई अपनी राय देते हैं या उस तरह तारीफ़ नहीं कर रहे, चलें यूँ कह लें तो उनको उन्होंने बड़ा इशारों किनायों में सुनाने की कोशिश की कि देखिए जी आप तो जेलस हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो एक तरक्की हो रही है, पाकिस्तान का एक नाम रोशन हो रहा है तो उससे आपको तकलीफ़ हो रही है। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो पीटीआई या इमरान खान के हिमायती हैं और चूंकि उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान और पीटीआई के बगैर भी पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये यूट्यूबर्स जो हैं ये आपको सवाल करते नज़र आते हैं वगैरह वगैरह। तो वो ये एक नैरेटिव लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बड़ा जालिम है और सोशल मीडिया तो और भी ज़्यादा जालिम है। तो आज बहुत दिलचस्प एक सूरत हाल देखने को मिल रही थी कि बहुत से दीगर सोशल मीडिया के यूज़र्स ने और ख़ास तौर पर कुछ सहाफ़ियों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल कर आज शेयर किए हुए थे और उसमें ये बताया गया था कि ये वही सहाफ़ी हैं जब इमरान खान साहब के दौर में मोहम्मद बिन सलमान आए पाकिस्तान का विज़िट करने के लिए तो इन सहाफ़ियों ने बतौर एहतजाज जो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनके ऊपर डीपीज़ थी वो चेंज कर ली और जमाल खशोगी की जो डीपीज़ थी वो तस्वीर जो थी वो लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि जनाब सऊदिया तो उस सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस है। यानी ये एक तरह से आप आने वाले मेहमान को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके साथ साथ जब इमरान खान साहब ने ये बात की कि हम सऊदी अरब में और ईरान में मसालियत कराना चाहते हैं, सालसी कराना चाहते हैं, या उन्होंने ये बात की कि हम सऊदी अरब और यमन में कोई सालसी कराना चाहते हैं, तो इन सहाफ़ियों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया या उसके ऊपर तंज किए कि जनाब आपकी अपनी क्या हैसियत है, आप चले हैं जनाब सालिस करने, आपको किसने कहा कि आप सालसी कराएं, क्या उन्होंने आप पे एतमाद किया, क्या आप जो हैं ये हैसियत रखते हैं कि आप सालसी करा दें, क्या आपकी बात मानी जाएगी, ये वो। तो उन्होंने बड़े तंजिया तौर पर तज़हीक आमेज़ रवैये में ये ट्वीट्स किए जिसमें ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब तो बिला वजह अपने आप का कद बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी असल में तो कोई हैसियत है नहीं। तो बेसिकली अगर इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत में कुछ कर रहे थे
तो वो भी पाकिस्तान ही का नाम रोशन हो रहा था, वो भी पाकिस्तान ही की फॉरेन पॉलिसी का एक रोशन पहलू था कि आप मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई मिसालियती किरदार अदा करना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये चूंकि बुग़्ज़ इमरान में बैठे हुए थे, तो इमरान खान साहब के दौर में होता हुआ कोई भी अच्छा काम इनको अच्छा नहीं लगता था। ये उस पर तनकीद करते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे, उस पर तंज करते थे। और आज अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, जो कि हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि वो काम अच्छा था, हम आज भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोई मसालिहती किरदार अदा कर रहा है तो अच्छी बात है, जंगबंदी पाकिस्तान की वजह से होती है, इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो हम तो आज भी वहीं पे अपने नैरेटिव के साथ खड़े हैं कि अगर पाकिस्तान कोई अच्छा काम करवा रहा है दुनिया में, तो इसमें किसी की भी हुकूमत हो। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं, तो इसका ताल्लुक किसी हुकूमत से या शख्सियात से नहीं होता। इस बात का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से होता है। यानी उस वक्त जो भी लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसका ताल्लुक इस बात से नहीं हुआ कि चूंकि वो इमरान खान है और हमें इमरान खान नहीं पसंद, लिहाजा हमने किसी अच्छे काम की भी तारीफ नहीं करनी और इंटरनेशनली उनको एम्बैरस करने की कोशिश करनी है। तो यही हजरात कल जब इस चीज़ को तंज कर रहे थे या एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि जी आज तो पाकिस्तान का कोई सानी ही नहीं है और कोई पाकिस्तान ने जो सिफारतकारी कर दी इसकी मिसाल ही नज़र नहीं आती। कल अगर 4 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में बैठे हुए थे, जो कि अच्छी बात थी कि वो कर रहे थे, तो ये लोग जो थे इस बात पे खुशियाँ मना रहे थे, तो कह रहे थे कि ये कभी हुआ ही नहीं है। तो बड़े ही अरसे बाद ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं, जबकि हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा कि ख़ुद यानी OIC की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, तो उसमें तो कितने 50 से ज़्यादा मुल्कों के लोग थे। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये तो वो शेड्यूल्ड होती हैं और ये तो हर जगह पे होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब उस वक्त मिसालती का किरदार अदा नहीं करना चाह रहे थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को ख़त नहीं लिखा था कि जो इस वक्त सूरत हाल अफ़गानिस्तान में थी उनके लिए मुश्किल थी, तो उन्होंने कहा कि आप कोई इस सिलसिले में किरदार अदा करें और अमेरिका के लिए कोई एग्ज़िट का रास्ता निकालें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जब उस वक्त सदर हुए थे मुंतखब, तो उन्होंने इमरान खान साहब को ख़त लिखा था। तो उस वक्त आपको इमरान खान चूँकि बुरे लगते थे, तो आपको पाकिस्तान की वो अहमियत भी बुरी लग रही थी कि जी अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कोई हेल्प मांग रहा है। आज आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का कोई ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़े एजाज़ की बात है। हालांकि ये बात याद रखिए कि ईरान के अंदर जितनी तबाही हुई है, जो बच्चियां उनकी फौत हुई हैं, जो उनके बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें ईरान के ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है। लेकिन फिर भी आप उसको एक सेफ़ एग्ज़िट देने के लिए कुछ ना कुछ मुज़ाकरात की कोशिश करें। इसलिए नहीं कि सिर्फ अमेरिका को सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए, बल्कि इसलिए भी कि कम से कम अमन हो, आगे जो मज़ीद तबाही बर्बादी हो सकती है वो ना हो। तो ये तो इस लिहाज से तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मुनाफिकीन हैं पाकिस्तानी सहाफ़त में, इनके रवैये कैसे बदलते हैं। ये आज हमें हुब्बुल वतनी के लेक्चर देते हैं कि जनाब अगर आज आप पाकिस्तान की खुशी में खुश नहीं है तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के साथ मोहब्बत ही नहीं रखते, आप पाकिस्तान के वफादार ही नहीं हैं। लेकिन आज इनसे कोई ये पूछे तो क्या उस वक्त आप पाकिस्तान के वफादार नहीं थे? क्या उस वक्त आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी? जब आप उस वक्त के वज़ीर आज़म के किरदार के ऊपर जो वो इंटरनेशनली कोई रोल प्ले करना चाहते थे, उसके ऊपर जब आप सवालात उठाते थे। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि चाहे उस वक्त की बात हो चाहे आज की बात हो, जहाँ पे आप पाकिस्तान के एक मुस्बत किरदार को अप्रिशिएट करते हैं, तो वहीं बहुत सारे और दीगर मामलात हैं खारजा पॉलिसी के जिसके ऊपर सवाल भी उठाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी किसी भी दौर में कुछ भी कर रही हो तो और आप बस तालियां पीटते जाएं एज सहाफ़ी के जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई आपने ये भी देखना है कि आप हिस्ट्री की रॉन्ग साइड पे खड़े हैं या राइट साइड पे खड़े हैं। आपको ये भी देखना है कि उससे पाकिस्तान का मफाद जुड़ा हुआ है या उससे पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है। आपको ये भी देखना है कि इस जो खारजा पॉलिसी है आपकी, उसके आगे चलकर क्या असरात होंगे। तो अगर उस पर भी कोई सवाल उठा रहा है, चाहे वो किसी भी दौर का है, चाहे वो इमरान खान के दौर में भी कोई उठाता था तो मैं उसको गलत नहीं समझती अगर वो एजेंडे के बगैर उठाता है। और अगर आज भी कोई सहाफ़ी खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई सवाल उठाता है तो उसके ऊपर फतवे लगाने के बजाय ये सुनने की हौसला रखना चाहिए कि अगर कोई दूसरी राय रखता है कि जी इस
सिलसिले में यूँ ज़्यादा होना बेहतर था, तो उसको फ़ौरन गद्दार ना डिक्लेयर करें। लेकिन ये जो हमारे टाउट सहाफ़ी हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं। इस पूरी जंग ने इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज़ किया है, इनके अपने कहे हुए अल्फाज ने इनको एक्सपोज़ किया है, और उससे ये पता चलता है कि इन लोगों का जो भी तज्ज़िया है, जो भी इनकी सहाफ़त है, वो बुग़्ज़ से भरी हुई है। और उससे अगर आपका उसूल एक रहता है तो फिर वो आपका हर दौर में उसूल एक रहना चाहिए। इसी तरह से आज एक और जो मैं देख रही थी कि ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो उसके ऊपर भी थोड़ी मैं बात कर लूँ कि दादू की ट्रायल कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया आज उम्मे रुबाब केस के सिलसिले में। ये उम्मे रुबाब जो हैं, ये सिंध की एक बेटी हैं जिन्होंने 8 साल अपने वालिद का, अपने दादा का और अपने चचा के कत्ल का मुकदमा लड़ा। ये तहरीक कत्ल की दास्तान 8 साल पहले जो थी वो रूनुमा हुई थी, और इसमें पीपल्स पार्टी के जो कुछ रहनुमा हैं उनके नामजद मुलजिमान थे, जिनमें सरदार चांडी और बुरहान चांडी वो शामिल हैं। और जाहिर है कि ये बासर वडेरे, बासर सरदार थे। बहुत अरसा तक तो इनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह तक भी अमल में नहीं आई। 8 साल ये बच्ची उम्मे रुबाब जो है वो अदालतों के चक्कर काटती रही, और 8 साल के बाद आज अदालत ने इन मुलजिमान को बरी कर दिया है कि गोया ऐसे कि जैसे कोई कत्ल हुआ ही नहीं। आखिर वो 3 कत्ल हुए, और जो वहाँ पे लोग मकामी सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि बहुत यानी मुनासिब किस्म के शवाहिद मौजूद थे इन कातिलान के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद भी अदालतें, आपको पता है कि जिस तरीके से आजकल बिहेव करती हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों में तो पहले ही हम देखते हैं कौन सी कोई इंसाफ की लहरें बहती थीं, और हमेशा ही हमने ये देखा है कि जो यहाँ पर ताकतवर है वही हमेशा बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, और इंसाफ जो है वो कभी नहीं मिलता, किसी गरीब को कभी नहीं मिलता। हम इसमें कितनी मिसालें दें, आपके सामने हैं। ड्रेमिन डेविस ने जिस पाकिस्तानी को कार तले कुचल दिया था, क्या उसको इंसाफ मिला था? नहीं मिला था। ये शारे दस्तूर पर 2 बच्चियां स्कूटर चलाती हुई जा रही थी, एक जज के बेटे ने उसको गाड़ी तले रौंद दिया, क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्या आपने नहीं देखा कि हमेशा जो बासर मुलजमान हैं वो गरीब बेचारे जो अफराद होते हैं, मुतासरा फैमिली होती है, उसके ऊपर दबाव डाल के कुछ पैसे दे के उनको चुप करवा लेते हैं, और कभी भी उनके जो बच्चे हैं वो सलाखों के पीछे नहीं जाते। वो नताशा केस था कराची में, वो आपके सामने है। मैं कितने आपको केसेस की मिसालें दूँ, हर दूसरा केस जो है वो इसी तरह का केस है कि जिसमें बासर मुलजिमान जो हैं वो कभी भी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो आज ये इसी तरह की एक दुखी दास्तान है, और हर कोई इसके ऊपर आज अपनी तौर पे बात कर रहा है कि ये कितने अफसोस की बात है कि आपका जो इंसाफ का निज़ाम है वो एक तमाशा बन के रह गया है। और ऐसा लगता है कि किसी गरीब को तो अब अदालत के दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा सर पटकता पटकता अपनी उम्र गुजार देगा, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही आज तकलीफ दे दास्तान है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। लास्टली थोड़ी सी बात कर देते हैं जी कि ये एक अपील, जो जब अदालतों की बात हो रही है तो गुजरांवाला के जो मुकदमात थे दहशतगर्दी अदालतों में, उसमें जो लोगों को सजाएं हुई थी पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं को, इनमें से 51 लोगों की बड़े ही महीनों के बाद अपील जो थी वो समाअत के लिए लगी थी, लेकिन उसको भी आज मनसूख कर दिया गया है, और अब कब दोबारा तारीख पड़ेगी कोई पता नहीं। तो ये हालात यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के हों या गरीब लोगों के हों, लेकिन इंसाफ जो है वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, और वो किसी को अब इंसाफ मिलता नज़र भी नहीं आता। मेरा तो ख्याल है कहीं गायब भी हो गया, अब तो दिखता ही नहीं है कि कहीं इंसाफ पाया भी जाता है। पीटीआई जो है वो क्या करिए, इसके ऊपर अगले व्लॉग में मैं तफसील से बात करूंगी, क्योंकि इनकी जानिब से भी कुछ हलचल जो है वो शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल जो है पाकिस्तान में मज़ीद तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वजह यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक भी अगर जंग जारी रहती है तो मज़ीद जो $200 तक फ़ी बैरल जा सकती है तेल की कीमत, जिसके नतीजे में मज़ीद जो है पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइस बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि अभी फ़िलहाल 55 रुपये बढ़ाने के बाद आगे नहीं बढ़ाई गई थी। तो इस बात के लिए भी तैयार रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ऐलान आज आया है पंजाब के वज़ीर तालीम की तरफ से, वो ये कि 1 अप्रैल से कम से कम स्कूल खुल जाएंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, और मुझ समेत बहुत से लोगों ने बात की कि आप और चीज़ें बंद कर दें, लेकिन कम से कम बच्चों के स्कूल तो खोल दें, जिससे उनका हर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एटलीस्ट ये हुआ है कि अब 1 अप्रैल से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद कुछ खबरें भी अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।